Now student, we study D block elements and their general properties. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल के अंदर जाता है। जैसे अपना एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ Zn का, जिंक का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। देखो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखते हैं तो वो है 3d10-4s2। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें अगर एनर्जी डिफरेंस देखा जाए 3d की एनर्जी ज्यादा होती है और 4s की एनर्जी होती है कम। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले आता है वो 4s में आता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Zn में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, यानी n-1 d ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी Zn जो है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी। तो यहां 3 एक्सेप्शन है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। एक जिंक होता है, एक होता है कैडमियम और एक होता है मरकरी। ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट फील्ड होता है। n-1 d की बात करें तो Zn में 3d10 है, 4d10 है और मरकरी के अंदर 5d10 है। इस प्रकार से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। अब यदि डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन की अपन बात करें तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। उनके बीच में जो आता है वो आता है डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए आप देखोगे तो एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जबकि पी ब्लॉक में आप देखोगे तो 6 ग्रुप होते हैं, 13 से 18। तो बीच में जो आप देखोगे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक तो वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी 4 सीरीज होती हैं। एक सीरीज होती है 3d सीरीज, एक सीरीज होती है 4d सीरीज, एक सीरीज होती है 5d सीरीज और एक सीरीज होती है 6d सीरीज। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो 4th नंबर पीरियड है उसके अंदर जो 4th नंबर पीरियड है वहां से 3d सीरीज स्टार्ट हो गई, ये यहां से। इसी प्रकार से 5th नंबर जो पीरियड है उससे 4d सीरीज स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से जो 5d सीरीज है वो यहां से स्टार्ट हो गई, यानी 6th पीरियड से स्टार्ट हो गई। और 6d सीरीज है वो 7th पीरियड से स्टार्ट हो गई, यानी यहां से। तो इस प्रकार से कितनी सीरीज हो गई? 4 सीरीज हो गई। ओके ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो 3d सीरीज होती हैं ये कहां से कहां तक होती है, 4d सीरीज कहां से कहां तक होती है, ऐसे 5d और 6d जो सीरीज है वो कहां से कहां तक होती है। देखो ये है 3d सीरीज। ये 3d सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और कहां तक जाती है? जिंक तक जाती है। इसी प्रकार से जो 4d सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है इथेरियम से और कहां तक जाती है? कैडमियम तक जाती है। इसी प्रकार से जो 5d सीरीज होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से और कहां तक जाती है? मरकरी तक। और जो 6d सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है आपकी एक्टिनम से। यानी जो 3d सीरीज है वो 21 एटॉमिक नंबर से
और 30 एटॉमिक नंबर तक होती है। 4D सीरीज जो है वो 39 से और 48 तक होती है। और जो 5D सीरीज होती है, जो 5D सीरीज होती है वो होती है 57 से और 80 तक। और जो 89 है उसके लिए एटॉमिक नंबर अपन बता सकते हैं 89। हमें देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक की सीरीज होती है 4 होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। आप ध्यान दोगे कि जो 5D सीरीज है उस 5D सीरीज में लेंथेनम के बाद ऑर्फेनियम आ रहा है, यानी इसके बीच में 14 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 14 एलिमेंट्स और है, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? लेंथेनाइट्स। और इसी प्रकार से एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं, वो है एक्टिनाइट्स। लेकिन ये जो 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट के हैं और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइट्स के हैं, उनको इस पीरियोडिक टेबल से हटाकर उनको अलग से नीचे रख दिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 3D1 4s2। एक एक इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करते जाओ। 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2 और 3D10 4s2। इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो क्रोमियम है यहां आप देख रहे हो 3D4 4s2, और ये जो कॉपर है उस कॉपर में आप देख रहे हो 3D9 4s2। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है कि हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है देन इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है और ये मान लो 3D10 हो जाता है और ये 4s1, तो यहाँ पर ये 4s हाफ फील्ड हो जाता है और 3D10 कंप्लीट फील्ड हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसी प्रकार से क्रोम की अपन बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 3D5 ये 4s1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हाफ फील्ड हो गया 4s और 3D भी हाफ फील्ड हो गया, तो यानी ये मोस्ट स्टेबल होगा। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो बाकी में ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो, अगर अपन मान लो वेनेडियम की बात करते हैं, एक इधर ट्रांसफर भी कर देते हैं तो यहाँ 3D4 4s1 हो जाएगा, तो ये तो इनकम्प्लीट ही रहा ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से उसकी स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हाफ फील्ड होगा या कंप्लीट फील्ड होगा, और ऐसा क्रोमियम में और कॉपर में होता है। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट लिखना है। ये 4 नंबर पीरियड है, यानी ये जो 3D सीरीज है वो 4 नंबर पीरियड में है, इसलिए इससे पहले 3 नंबर की नोबल गैस लगानी पड़ेगी और वो है आर्गन। अगर ये आर्गन लगा देते हैं तो ये हो जाती है कंप्लीट फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आर्गन लगा दिया तो इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ओके, बातें कर लेते हैं कुछ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 3D सीरीज हो चाहे 4D सीरीज हो चाहे 5D सीरीज हो चाहे 6D सीरीज हो, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
तो मैं आपको बता दूं जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मेटालिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं। और मेटल्स होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टर भी होंगे, एंड हीट कंडक्टर्स भी होंगे। इनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है जैसे बीसीसी है, एफसीसी है, एचसीपी है, तो इस प्रकार की इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इसके अलावा इनमें कैटालाइटिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। ये ज्यादातर रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मेटलिक क्रिस्टल होते हैं उसमें बारीक पोर्स रह जाते हैं, होल रह जाते हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे छोटे जो एटम होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी मेन प्रॉपर्टीज होती है वो अलॉय फॉर्मेशन की। ये अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज छोटी होती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में कॉपर मिला दो तो ज्वेलरी बनती है उसकी, वो अलॉय है। इस प्रकार से ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये सब अलॉय है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। इसके अलावा इनमें पैरामैग्नेटिक नेचर भी पाई जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन आगे वाले जो वीडियोज होंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन